ओके, सो हमने कल कंप्लीट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर। अब यही बुक में हमारा दूसरा चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके पहले के चैप्टर में हमने बात की थी सॉलिड्स की, और अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की। सो फ्लूइड्स की मतलब फ्लूइड्स में क्या क्या आएंगे, तो दोनों ही फ्लूइड्स में आएंगे, मतलब लिक्विड्स भी फ्लूइड्स कहलाएंगे और गैसेस भी फ्लूइड्स कहलाएंगे, और सॉलिड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन। वैसे ही यहाँ पर भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, बट किसी भी नॉट ऑफ सॉलिड्स बट से फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स में क्या आएंगे, दोनों ही, दैट इज लिक्विड्स ऑल्सो एंड गैसेस ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। In this chapter we shall study some common physical properties of the liquid and gases. तो liquid और gases की जो भी common physical property है, common physical property मतलब जैसे उसका boiling point, उसकी density, उसकी compressibility, all those things we will see, liquids और gases. Liquids and gases can flow and are therefore called fluids. तो लिक्विड भी और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। यहाँ से मैं अभी ऐसा समझो कि कोई सॉलिड से हाँ वैसे डाल दूँ, जैसे कि हम सैंड डाल दूँ, यहाँ से बकेट में से सैंड यहाँ पे डाल दूँ तो सैंड यहाँ आके गिर जाएगी, ओके, वो फ्लो नहीं करेगी। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने पानी डाल दिया, ओके, और से यहाँ पे कहीं पे हमने गैस रिलीज किया तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो होता जाएगा, ओके। सो लिक्विड एंड गैसेस फ्लो हो सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। It is this property that distinguishes liquids and gases from the solids in a basic way. तो सॉलिड और फ्लूइड्स और से सॉलिड एंड लिक्विड गैस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, यही बेसिक डिफरेंस है क्या, कि फ्लूइड्स कैन फ्लो और से लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। देन फ्लूइड्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। तो फ्लूइड तो हर जगह है ही, ऑब्वियसली हर जगह है, क्योंकि फ्लूइड्स में क्या आएगा, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस हम बोल रहे हैं जैसे हमारी अर्थ है, उस पे अर्थ पर 70% तो वाटर है, ओके, एंड वाटर इज अ फ्लूइड। तो आ गया हमारी बॉडी में भी 70% ऑफ फ्लूइड है, वाटर है, सो दैट इज अगेन फ्लूइड आ गया, ओके। हम रहते हैं तो हम तो एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमेशा हम एनवायरनमेंट से घिरे हुए होंगे, ओके। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम वैक्यूम में चले गए हैं, वैक्यूम में चले गए हैं तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए हैं, ओके, लाइक दैट, मतलब एटमॉस्फेयर तो हमारे साथ रहेगा ही। सो फ्लूइड्स तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही, एवरीवेयर अराउंड अस। अर्थ हैज एन एनवेलप ऑफ एयर एंड 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। तो अर्थ की भी बात करें तो एनवेलप ऑफ एयर मतलब कि एटमॉस्फेयर, हमारा एक एटमॉस्फेयर है जिसने हमारी अर्थ को कवर्ड करके रखा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम हमारी अर्थ पर 3/4, ओके, दैट इज द 75% और 70% तो क्या है, वाटर ही है, दैट वी आर ऑलरेडी नोइंग। वाटर इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, एवरी मैमेलियन बॉडी कंस्टिट्यूट मोस्टली ऑफ वाटर। तो ऐसा नहीं है कि वाटर सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी ही है, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ द बेसिक नीड, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। जो भी एवरी मैमेलियन बॉडी, मतलब जो भी बड़ी बड़ी बॉडीज़ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ले करके जो बिगर ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, ओके, एनिमल्स, सबकी ही बॉडी मेजरली वाटर से बनी हुई है, ओके। मतलब अगर हम अभी हमारा बॉडी वेट कैलकुलेट करें तो हमारा बॉडी वेट सपोज आ रहा है 70 kg, तो 70 kg में 70 kg का 30%, मतलब ऐसा समझो कि 20-21 kg तो क्या होगा, सॉलिड होगा, बाकी सब कुछ वाटर होगा। मतलब ऐसा समझो कि 70 kg वेट है हमारा, वेट इन द सेंस एक्चुअल फिजिकल टर्म में उसको हम मास बोलेंगे, वेट नहीं बोल सकते, वेट बोले तो न्यूटन बोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी करना पड़ेगा। तो एक्चुअल सेंस में मास है, तो 70 kg हमारा मास है, तो 70 kg मास में से ऐसा समझो 45 to 50 kg मास तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही है, बाकी का सारा मास जो हमारा फैट है, बोन्स है एंड ऑल, उसका है, मसल्स का है, ओके, अदरवाइज वाटर ही वाटर है। सो वही चीज़ बता रहे हैं, ऑल द प्रोसेस occurring in living beings including plants are mediated
बाय फ्लूइड्स। तो जो भी प्रोसेस है, जितनी भी प्रोसेसेस है, जितनी भी टाइप की प्रोसेसेस मतलब जैसे हम 10th में पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस, ओके, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ईटिंग, ये वो सब कुछ, तो सब में मीडिएटेड बाय फ्लूइड्स, मतलब या तो लिक्विड या तो गैस, दोनों में से एक तो होगा और होगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस हो रही है जहाँ पर लिक्विड और से गैसेस यूज़ नहीं हो रहे। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो हमारे आसपास जितनी इंडस्ट्री है, तो हर एक इंडस्ट्री में जो कॉमन चीज़ें हैं, वो कॉमन चीज़ें क्या है? इन एवरी इंडस्ट्री देयर इज you can say a utility department. And what is utility department? Utility department maintains the water or say gases, oils, etc. ओके, इन अ कंपनी, मतलब कंपनी में ऐसा समझो कि कोई ऐसा मशीन नहीं होगा कि वो एयर और वाटर ऑपरेटेड बिना चल जाए। ओके, ऐसा कोई मशीन नहीं है। कोई भी मशीन, जैसे कि हमारा एसी है, ओके, तो उसमें भी एयर इन फ्लो आउट फ्लो होगा। ओके, अंदर रेफ्रिजरेटर है, मतलब रेफ्रिजरेटर भी है किस फॉर्म में? या तो गैसेस में और फिर से लिक्विड। ओके, बट है तो क्या? फ्लूइड्स। तो ऐसे बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आवर एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम जो भी हमारी डे टू डे लिविंग है, इट इज कनेक्टेड विद द फ्लूइड्स। ओके, सो thus understanding of the behavior and the properties of fluids is important। तो इसीलिए ये important बन जाता है, नेसेसिटी बन जाती है कि भाई इतना कुछ, हमारी बॉडी भी फ्लूइड से बनी हुई है, हम फ्लूइड्स में रह रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स हमारे अराउंड है और हम जो यूज़ कर रहे हैं, सब में ही फ्लूइड्स का ही इम्पोर्टेंस है। तो फिर फ्लूइड्स के बारे में हमें पता तो होना चाहिए, तो फिर हम इसीलिए ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं। सो हाउ आर फ्लूइड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स? पहला ही क्वेश्चन कि सॉलिड से फ्लूइड्स डिफरेंट कैसे है? तो जो हमारा बेसिक डिफरेंस तो हमने बोला वो ही, क्या? फ्लूइड्स कैन फ्लो बट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। देन व्हाट इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस? अनलाइक अ सॉलिड, a fluid has no definite shape of its own। तो सॉलिड का डिफाइनाइट शेप होता है। ओके, डिफाइनाइट शेप होता है सॉलिड का, बट लिक्विड का और गैसेस का डिफाइनाइट शेप होता नहीं। डिफाइनाइट मतलब फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो कंटेनर में फिल किया जाए, जो कंटेनर में स्टोर किया जाए, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। ओके, अगेन वॉल्यूम, तो जैसे कि शेप फिक्स्ड होता है सॉलिड का और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, बट अगेन फ्लूइड्स में भी वैसा है नहीं। हाँ, यू कैन से कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, मतलब कि तुमने 1 लीटर लिया हुआ है, सो लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो तुमने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया हुआ है और वही वाटर तुमने वाटर बॉटल में लिया है और वही वाटर 1 लीटर तुमने बकेट में लिया है, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना कहा जाएगा? 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है किसका? लिक्विड्स का, बट गैसेस का वैसे नहीं है। गैसेस का वॉल्यूम, जैसे कि अभी मेरे पास एक बॉटल में 1 मीटर क्यूब गैस भरा हुआ है और वो बॉटल में यहाँ खोल दूँ तो वो पूरे ही रूम में वो डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, तो अब उसका वॉल्यूम ये रूम का वॉल्यूम बन गया। ओके, सो अगेन जो शेप है वो फिक्स्ड होता है सॉलिड का, और गैसेस का और लिक्विड्स का नहीं होता। वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है सॉलिड का एंड लिक्विड का, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स होता नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट वही चीज है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम व्हेयरएज गैसेस fills the entire volume of its container। We have learned in the previous chapter that the volume of solids can be changed by the stress। So हमने लास्ट चैप्टर में देखा ही था कि वॉल्यूम जो है कैन बी चेंज्ड बाय द स्ट्रेस। कैसे? तो हमने देखा था डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन है मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज कैसे हुआ? स्ट्रेस से। स्ट्रेस कैसे आया? फोर्स अप्लाई करकर। ओके, तो वी कैन से दैट इफ वी अप्लाई फोर्स देन वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस। सॉलिड का हम चेंज किया है लास्ट चैप्टर में, बट इट इज मिनिमल। देन लिक्विड्स का तो उससे भी कम होता है और उससे थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा है लिक्विड की और सबसे ज़्यादा है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी। ओके, द वॉल्यूम of the solid, liquid or gas depends on the stress or the pressure acting on it।
तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना स्ट्रेस लग रहा है और उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है उसके ऊपर. So when we talk about fixed volume of solids or liquid, we mean its volume under atmospheric pressure. तो जब भी हम बात करें कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम हमारे पास सॉलिड या लिक्विड पड़ा हुआ है, वैसा हम कहना चाह रहे हैं. फिक्स्ड वॉल्यूम है मतलब वो. ओके. एंड सो चले जाओ, कोई बात नहीं. हाँ चलो. सो आगे देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द गैसेस एंड सॉलिड्स और लिक्विड इज दैट फॉर सॉलिड्स और लिक्विड द चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर is rather small, that we have already discussed. In other words, solids and liquids have much lower compressibility as compared to gases, that we are knowing. Okay. Next, shear stress can change the shape of a solid keeping its volume fixed. तो जो shear stress है वो solid का volume change कर देता है और उसका volume क्या होगा, fixed होगा. उसका volume change नहीं हुआ लेकिन उसका shape change हो गया. Shear stress मतलब we have seen in the last chapter, that is when force is applied tangentially to the body. ओके, मतलब along the body, not across the body. मतलब जैसे हमने बोला था कि ऊपर और नीचे से फोर्स लगाएंगे तो वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, और से ऐसे लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो टेंसाइल. बट ऐसे लगा रहे हैं मतलब पैरेलल टू द सरफेस, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस था. अगर पैरेलल टू द सरफेस लगाए तो उसका वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा. और हमने फिगर भी देखी थी लास्ट चैप्टर में कि सपोज ये हमारा वॉल्यूम है स्क्वायर, और अब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं. अब यहाँ पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऐसे हो जाएगा. तो उसका वॉल्यूम तो जितना था उतना ही है बट उसका शेप चेंज हो गया. उसको ऐसे सपोज क्या करते हैं, रोम्बस बन गया. ओके, अंडरस्टूड. सो दैट वी हैव सीन. तो ये कब होता है, जब ये शियर स्ट्रेस लगे. तो शियर स्ट्रेस मतलब ऐसे टेंजेंशियल फोर्स और फोर्स पर यूनिट एरिया लगे तब जाके ये प्रोड्यूस होता है. Okay, the key property of the fluid is that they offer very little resistance to the shear stress. Their shape changes by application of very small shear stress. तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो अभी हमने जो shear stress लगाया तो सॉलिड का शेप चेंज हो गया और उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा लेकिन शेप चेंज हो गया. लेकिन फ्लूइड के लिए क्या है, फ्लूइड्स के लिए अगर तुम थोड़ा भी दे ऑफर वेरी लिटल रेजिस्टेंस, मतलब फ्लूइड्स बहुत कम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं किस पर, फोर्स, ये जो शियर फोर्स और से टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तब. तो रेजिस्टेंस कम अप्लाई करते हैं मतलब फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा होगी, और फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा होगी मतलब क्या, ये जो इलोंगेशन है और जो चेंज इन दी शेप है वो ज़्यादा होगा. तो इसीलिए बोला गया है कि देयर शेप चेंजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस. तो थोड़ा भी शियर स्ट्रेस लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बट वेरेज इन सॉलिड में बहुत ज़्यादा शियर फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया तब जाके उनका वॉल्यूम चेंज होगा. द शियरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड्स इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स. शियरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड्स इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द सॉलिड, मतलब मिलियन टाइम्स छोटा होगा सॉलिड की कंपैरिजन में शियर स्ट्रेस, फिर भी उसका शेप और से वॉल्यूम चेंज होगा. ओके, तो क्यों, क्योंकि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सॉलिड में और वो कम होते हैं कंपेयर्ड इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस. डन. तो ये पूरा ही हमारा इंट्रोडक्शन था
कि हमें क्यों ज़रूरी है, तो बताया है कि भाई पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है और जो हमारी बॉडी है और जहाँ हम रह रहे हैं और जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, वो डे टू डे एक्टिविटी फ्लूइड्स के बगैर पॉसिबल नहीं है. एनी टाइप ऑफ फ्लूइड्स, वेदर वी आर ड्रिंकिंग जूस, वेदर वी आर ड्रिंकिंग वाटर, वेदर we are say breathing air, okay, whether gases are produced in our stomach while having the digestion process, whatever it is, but it is impossible to live for us without water and air. Okay, so we should know the properties of the gases also, and that's why we are learning. फिर basic property हमने देखी कि शेप कैसा होता है, साइज कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, शेयर स्ट्रेस लगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे कैसे चेंजेस होंगे. दैट वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द प्रेशर. ओके, सो जैसे वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया था, वैसे ही हमारी यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रेशर. ओके, तो जैसे वहाँ पे स्ट्रेस था, फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे ही यहाँ पर क्या है? प्रेशर है, अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया. चलो देखते हैं. A sharp needle when pressed against our skin pierces it. Obviously, एक सुई है, शार्प नीडल है, उसको अगर हम बॉडी में ऐसे करके फोर्स लगाए तो क्या कर देगी? अंदर चली जाएगी, पियर्स, छेद कर देगी वो. Our skin, however, remains intact when a blunt object with a wider contact area is pressed against it with the same force. तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा ऐसा समझो कि मेरे हाथ में सुई है और सुई है और मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ तो वो अंदर घुस जाएगी, खून निकल जाएगा. लेकिन वो जितना फोर्स लगाया उतने ही फोर्स से, सपोज ये मैंने मार्कर और ये मेरी पेन ले ली है और वो मेरी पेन में मेरे हाथ में उतने ही फोर्स से लगा रहा हूँ, तो मेरी पेन अंदर जा रही नहीं है, पियर्सिंग कर रही नहीं है. इसके लिए क्या, कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? सो इसके लिए फोर्स पर यूनिट एरिया रिस्पॉन्सिबल है. एरिया चेंज है. फोर्स तो मैंने बोला कि हम सेम लगा रहे हैं, बट एरिया डिफरेंट है. इसका जो पॉइंट है वो और जो सुई का पॉइंट है वो दे आर डिफरेंट. सो एरिया का डिफरेंस है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया वही प्रेशर है, इसीलिए हम ये एग्जांपल देख रहे हैं इसमें. ओके, सो इफ एन एलिफेंट वेयर टू स्टेप ऑन अ मैन्स चेस्ट हिज रिब्स वुड क्रैक. अगर एलिफेंट हमारी चेस्ट पे अगर पैर रख दे तो ये जो हमारी रिब्स है, ओके, वो क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, मर जाएंगे हम. लेकिन फिर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट, और से नहीं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे एक्ट हमें देखने को मिलते हैं सर्कस में, कि जहाँ एक बंदा सो जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बोर्ड जैसा, जैसे हमारा ये बोर्ड है, ओके, राइटिंग पैड, वैसे बोर्ड रख दिया और उसके बाद उसके ऊपर से हाथी पसार हो जाता है, एलिफेंट. ओके, तो उसको कुछ नहीं होता, उसकी रिब्स नहीं टूटती. क्यों? क्योंकि पहले जो वो फोर्स लगा रहा था, तो मतलब हाथी जब पैर रख रहा था तो वो सिर्फ पर्टिकुलर रिब्स के एरिया में ही डायरेक्टली पैर आ रहा है. लेकिन अभी बोर्ड रख दिया है, सपोज समझो पूरा ऐसे फ्लैट बोर्ड रख दिया है, से 3x3 फीट का, तो अब ये जो फोर्स है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया. वही चीज़ हो गई, पहले एरिया छोटा था और अब एरिया ज़्यादा हो गया है. दैट्स वाई उस टाइम पर रिब्स नहीं टूटेगी ऐसे. सो अ सर्कस परफॉर्मर अक्रॉस हुज a chest large, क्या? A circus performer across whose chest a large, light but strong wooden plank is placed first and is saved from this accident. So सर्कस में जैसे हमने ये डिस्कस किया, वही कि अगर प्लैंक रख दिया, बोर्ड रख दिया और फिर अगर ये एक्टिविटी करवाई कि हाथी का पैर ऐसे रखाया चेस्ट के ऊपर, तो उसकी रिब्स टूटेगी नहीं. क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया है. Such everyday experiences convince us that both the force and its coverage area are important. तो दोनों important है, force भी important है, at the same time वो कितने एरिया में लग रहा है वो भी important है. कम एरिया में लग रहा है, ज़्यादा एरिया में लग रहा है, that is important. Smaller the area on which the force acts, greater is the impact. तो जितना एरिया, देखो जितना force ज़्यादा है और जितना एरिया कम है उतना ज़्यादा impact है. Force ज़्यादा, the force per unit area, that is stress we have seen, okay, restoring force per unit area. So force ज़्यादा है तो stress ज़्यादा है, या एरिया कम है तो फिर stress ज़्यादा है. वैसे ही यहाँ पर प्रेशर में भी वही चीज़ है
कि फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन एरिया कम है तो इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है। ओके, जैसे अभी वही सुई वाला एग्जांपल लिया कि एरिया कम था तो उसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो पियर्स कर गई और ये पेन नहीं कर रही है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। ओके, सो स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट, दिस इम्पैक्ट इज नोन एज द प्रेशर। और यही जो इम्पैक्ट है उसी को प्रेशर बोलते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, so when an object is submerged in a fluid at rest, the fluid exerts a force on its surface। ये भी हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, जब हमने बोला था कि when sphere is immersed in a water और उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, और जिसको हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला था लास्ट केस। ओके, 3 केस थे, तो लास्ट केस जो था वो यही था। तो वैसे ही पता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालेंगे तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब फ्लूइड जो है सब तरह के, सब जगह से, सब साइड से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। ये फोर्स जो होता है वो हमेशा ही नॉर्मल होता है ऑब्जेक्ट के सरफेस से। ओके, मतलब कि ऐसा समझो ये हमारा फ्लूइड है कंटेनर में और उसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सब। फिर हम सोचेंगे सर कभी तो ऐसा लगेगा ना टेढ़ा, लगेगा। ओके, लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टेढ़ा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? सपोज दिस इज माई इंक्लाइंड फोर्स, सो दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर फोर्स, लेकिन जैसे हमने वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था वैसे ही हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया ऐसे और एक हो गया ऐसे, तो अगेन ये क्या हो गया, अब तो परपेंडिकुलर हो गया, और जितना ये साइड से लग रहा है उतना ही ये साइड से लगेगा। तो यहाँ एक ऐसे आ गया और यहाँ एक ऐसे आ गया, मतलब कि वो अपनी इफेक्ट को क्या नलीफाई कर देंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, then fluid exerts a force on the object always in the perpendicular direction or always normal to the plane of the object. This is so because if there were a component of force parallel to the surface, the object will also exert a force on the fluid parallel to it as a consequence of Newton's third law। तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी हमने पैरेलल फोर्स लगाया, मतलब सपोज फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है +x, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी फ्लूइड पर -x डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो +x -x क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। किस बेस पे? न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फोर्स अप्लाई किया तो दूसरा फोर्स ऑब्वियसली जनरेट हो जाएगा विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट फोर्स। तो दैट इज द रीजन कि भाई सब लोग एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव, तो सारी इफेक्ट क्या हो गई, नलीफाई। ओके, देन this force will cause the fluid to flow parallel to the surface। और यही फोर्स की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड फ्लो होने लगेगा। क्यों फ्लूइड फ्लो होने लगा? क्योंकि ऐसा समझो फ्लूइड ने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने भी फोर्स लगाया, दोनों अगर इक्वल रहते हैं, ये फोर्स जितना फोर्स फ्लूइड लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर ये लगाएगा, दोनों बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अंदर रेस्ट में है और फ्लूइड इज ऑल्सो एट रेस्ट। बट अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लूइड मतलब फ्लोइंग रिवर है सपोज, और फ्लोइंग रिवर में तुमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तालाब के पानी में तुमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तब तो ये वाला केस बन गया। लेकिन फ्लोइंग रिवर में ऑब्जेक्ट डाल दिया तो अब ऊपर से मतलब फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो सोचो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट धीरे 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 पानी के साथ बहता जा रहा है। पानी के साथ ऑब्जेक्ट अगर बहता जा रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पानी का फोर्स है दैट इज मोर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट टू द फ्लूइड, तभी तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। इफ our force applied by the object is more than that of the forces of the fluid, then तो फिर फ्लो होगा ही नहीं इस साइड, फिर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, मतलब रिवर ये साइड फ्लो हो रही है और ऑब्जेक्ट ये साइड फ्लो होगा। क्यों?
क्योंकि उसका फोर्स भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ऑब्जेक्ट साथ साथ में ही फ्लो करते जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ओके, दिस फोर्स विल कॉज, यही है फ्लूइड के लिए फोर्स। सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट दिस कैन नॉट हैपन, तो फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो ऐसा होगा नहीं। Hence the force exerted by the fluid at rest has to be perpendicular to the surface in contact with it. और वो तो हमने देख ही लिया है कि जब भी फ्लूइड रेस्ट पे है तो हमने बोला कि पैरेलल फोर्स यहाँ से जितना लगेगा उतना ही ऑब्जेक्ट का यहाँ से लगेगा, दोनों सेम है तो नलीफाई हो जाएगा। तो रेस्ट पे तो दोनों सेम है। ओके, और सेम है तो पैरेलल फोर्स का तो गिन लिया, तो फिर परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज द प्रेशर। सो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट अ पॉइंट मे बी मेजर्ड, एन आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए वन सच प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज शोन। तो एक ऐसा डिवाइस यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है जिससे कि पता चले कि कितना प्रेशर है। ओके, तो इससे पता चलेगा कि कितना प्रेशर है। कैसे पता चलेगा? ये हमारा स्प्रिंग वाला डिवाइस है, मतलब कि ये पिस्टन है, पिस्टन अंदर मूव करेगा और अंदर क्या है, स्प्रिंग है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, और फोर्स अगर कम हुआ तो वापस स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अप डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, मतलब पिस्टन मूव कर जाएगी। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये तो समझने के लिए इतना बड़ा है, अदरवाइज बहुत छोटा होता है, और उसको हमने डाल दिया पानी के अंदर। ओके, तो जैसे ये डाला हुआ है वैसे ही ये ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब होगा क्या कि ये स्प्रिंग के ऊपर, जैसे कि यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, वैसे ही ये पिस्टन के ऊपर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। और जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा दैट वी कैन मेजर। ये इंस्ट्रूमेंट में हमें रीडिंग दिखाता है कि भाई इतना कंप्रेशन हुआ, 1 mm, 2 mm, 5 mm। तो जितना कंप्रेशन हुआ उसके बेस पे हम बोल देंगे कि ये जो फोर्स है वो, ये जो चारों तरफ से लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड चैम्बर विथ अ स्प्रिंग दैट इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। तो ये ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मतलब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके बाद अंदर स्प्रिंग रख दी जाती है, और ऐसे स्प्रिंग रखी जाती है कि वो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर, दैट इट विल टेल कि कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो उससे पता चलेगा कितना फोर्स लग रहा है। ओके, दिस डिवाइस इज प्लेस्ड एट द पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। द इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स एंड देयर बाय मेजर्ड। तो इसीलिए फिर हमें पता चल जाएगा कि ये पानी कितना फोर्स लग रहा है। हमें एक्चुअली जानना क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट हमने पानी के अंदर डाल दिया, सबमर्ज कर दिया, तो पानी कितना फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो इसीलिए ये डिवाइस है। Understood? Okay. Now, if the force F is the magnitude of this normal force on the piston of area A, then average pressure P average is defined as the normal force acting per unit area. Okay, तो P average क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर पर यूनिट एरिया। तो F by A, जैसे यहाँ वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया था हमारा स्ट्रेस, वैसे ही यहाँ पर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारा प्रेशर, एवरेज प्रेशर। मतलब एवरेजली कितना प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से। ओके, मतलब चारों तरफ से मतलब फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन कितना फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो दैट इज दैट क्वांटिटी और दैट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द एवरेज प्रेशर। डन। देन नीचे गिवन है एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। So standard STP means standard temperature 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. So in principle the piston area can be made arbitrarily small. The pressure is then defined in a limiting sense as this. So अगर हम पिस्टन बहुत ही ज़्यादा छोटा बना दें तो बहुत ज़्यादा छोटा फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर और उसका एरिया भी कम होगा, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, P
दैट इज लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा ए जो एरिया है, जो एरिया पे पिस्टन लग रहा है, मतलब पहले इतना पिस्टन बना दिया तो यहाँ से प्रेशर कितना लगेगा फ्लूइड का वो पता चलेगा। फिर ऐसा समझो कि इतना ही पिस्टन बनाया है, ये एरिया इतना ही है पिस्टन का, नीचे कंटेनर है तो एरिया कम हो गया तो फूड जो प्रेशर लगाएगा मतलब फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन अगेन बहुत ज़्यादा कम फोर्स, तो एरिया जैसे 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 हम छोटा करता जाएंगे तो फिर क्या होगा, फोर्स भी छोटा हो जाएगा और एरिया भी कम हो जाएगा, मतलब स्मॉल फोर्स एंड स्मॉल एरिया। जैसे कि कल हमने वायर के इलोंगेशन किया था तो एफ फोर्स लगाया तो हमारा इलोंगेशन हो गया सपोज स्मॉल है, लेकिन और थोड़ा सा डी एफ फोर्स लगाया तो डी एफ फोर्स लगाया और से डी एल जितना डिफॉर्मेशन करने के लिए जो फोर्स लगाया दैट विल गिव यू दी नॉट डब्ल्यू वर्क बट डी डब्ल्यू वर्क। ओके, सो वैसे ही छोटा फोर्स लगाया तो वैसे ही P मिला हमें। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। We remind the reader that it is component of the force normal to the area under the consideration and not the vector force that appears in the numerator. ओके, तो ये हमें बता ही रहे हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो एरिया तो क्या है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है एक्चुअली। ओके, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लूइड के केस में तुम एरिया बोलो ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा समझो कि कोई भी एक कंटेनर है गोल और से राउंड, ये वॉच है या ऐसे ये ही है ऐसा समझो, तो यहाँ से ये जो एरिया है मतलब ये सिलेंडर है ऐसा समझ लो, तो सिलेंडर का एरिया होगा ओके पर्टिकुलरली 2πr इंटू एच कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो ये जो 2πr कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है और मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो सबसे ज़्यादा पानी अंदर से जाएगा। ओके, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को ऐसा रखूँ और रिवर फ्लो हो तो ज़्यादा पानी जाएगा नहीं। फिर ऑब्जेक्ट को ऐसा रखूँ तो बहुत बहुत कम पानी इसके अंदर से जाएगा। अंडरस्टूड, बहुत ज़्यादा कम पानी इसके अंदर से फ्लो होगा। दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन के ऊपर से डिपेंडेंट है, मतलब कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगेन यहाँ पे एफ जो है, एफ तो वैसे हम फोर्स को तो वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं कि कितना फोर्स है और कितनी कौन सी डायरेक्शन में, दैट मैटर्स, बट यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमने जैसे बोला कि यहाँ पर सिर्फ हम परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स की ही बात करने वाले हैं, जो हॉरिजॉन्टल और जो इंक्लाइंड फोर्स है वो सब तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दूसरी कोई डायरेक्शन होगी नहीं। दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। वो यहाँ पे बता दिया गया है कि फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अंडर द कंसिडरेशन एंड नॉट द वेक्टर फोर्स। ओके, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस भी हमें पता ही है, जैसे कि हमारे पास है प्रेशर, हमारे पास है प्रेशर P इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई A। तो F के लिए तो हम लिख ही रहे थे क्या, M इंटू जी भी लिख सकते हैं, और A तो A है। सो M के लिए लिखे तो मास, और इसके यूनिट लिखे तो मास का यूनिट हो जाएगा kg, और G का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये M और ये M गया, तो यहाँ पे क्या है kg मतलब m1, देन मीटर एक है लेकिन नीचे है तो l-1, और t नीचे से ऊपर आएगा तो -2, तो m1 l-1 t-2 इज दी डायमेंशन एनालिसिस ऑफ से प्रेशर। तो m l-1 t-2 डन। यूनिट के ऊपर से हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज दी ऐसा यूनिट, उसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, फिर किलो पास्कल भी है, फिर ऐसे तो बहुत सारे यूनिट हैं, mm ऑफ hg है। ओके, mm ऑफ hg भी एक यूनिट है, मीटर ऑफ वाटर भी एक यूनिट है। ओके, टॉर भी एक यूनिट है, बहुत सारे यूनिट है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑल्सो वन यूनिट ऑफ प्रेशर। सो देर आर टू मैनी यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, अगेन जैसे जैसे हमें सिलेबस में जो आएंगे दैट वी विल डिस्कस, बट मेन ऐसा यूनिट तो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। और ब्लेज पास्कल ने ये ढूंढा था, उनके ऑनर में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। सो
in the honor of the French scientist Blaise Pascal, who carried out pioneering studies on fluid pressure. तो फ्लूइड प्रेशर पे जिसने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, रिसर्च किया है, फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, उनके नाम पर से हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल में याद रखना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है। ओके, डन? नहीं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल नहीं होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज पास्कल इन ऑनर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द पास्कल मीन्स 1 बार, दैट इज 1.013 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, हाँ करेक्ट है। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है। न्यूमेरिकल में हम वैल्यू ले लेंगे। डन? ओके, चलो, क्योंकि ये इतने सारे हैं, सो दैट्स व्हाई आई वाज कैलकुलेटिंग। हाँ चलो, सो यहाँ पे अब कहाँ गया? अ कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज द एटमॉस्फेयर। ये देखो, इसमें एक और बढ़ गया, एटमॉस्फेयर, फिर दूसरा होता है बाहर। ओके, सो कॉमन यूनिट प्रेशर का क्या है? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, याद रख लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है एट द सी लेवल? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और सिंपली वी कैन टेक इट एज 100 किलो पास्कल ऑल्सो। किलो है तो 10⁵ और ये दो 10⁵, तो ये 10⁵ हो गया, इंटू 1, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया? 1 ही ले लिया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कैन से 1 एटमॉस्फेयर, और वी कैन से दिस मच पास्कल, और से दिस मच किलो पास्कल, और से मैंने क्या बोला? 1 एटमॉस्फेयर, और क्या बोल सकते हैं? 1 बार भी बोल सकते हैं। ओके, डन? ये सारे ही किसकी वैल्यू है? 1 एटमॉस्फेयर की प्रेशर। मतलब अभी जो हमारे सिर पे ये एयर जो प्रेशर लगा रही है, जो फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज द प्रेशर। बट ये एट सी लेवल है। ओके, ये एट सी लेवल है, तो हम सपोज अभी भरूच जो है, तो भरूच डिस्ट्रिक्ट सी लेवल से 18 मीटर अप है। ओके, तो जैसे जैसे तुम सी लेवल तक चले जाओगे, तो धीरे धीरे जैसे यहाँ से तुम दहेज जाओ, तो वहाँ पे भाड़भूत पर सी मिल जाता है। ओके, तो दैट इज समवट लाइक अ स्लोप। ओके, 18 मीटर का स्लोप है, समझ में आया? तो वहाँ पर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, और से 100 किलो पास्कल, और से 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा कम होगा, मतलब 1.01 से लेकर के हमारे पास यहाँ पे 1.001 होगा। चलो मान लो, है तो वही। ओके, 1.01 और 1.001, लेकिन है तो 1 ही ना, कितना छोटा अमाउंट चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाए तो प्रेशर बढ़ता है, और ऊपर जाए तो प्रेशर कम होता है। तो 18 मीटर डाउन में ये वैल्यू है, तो 18 मीटर अप आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आया? आया ना? हाँ, ओके। हाँ, सो अनदर क्वांटिटी दैट इज इंडिस्पेंसेबल इन डिस्क्राइबिंग फ्लूइड्स, इट इज डेंसिटी। तो भाई एक दूसरी, ये प्रेशर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, प्रेशर P। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब कि उसके बगैर हम फ्लूइड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और वो प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी, दैट इज द रो। ओके, फॉर अ फ्लूइड मास ऑफ m ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम v, तो फ्लूइड के लिए ही हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी की, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। ये तो पता ही है हमें। ओके, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब इसका भी अगर हम यूनिट देखें, तो मास का यूनिट क्या है? kg, और डेंसिटी का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो kg मतलब क्या? m1। देन लेंथ 3 है तो -3, और सेकेंड तो कुछ है ही नहीं, तो 0। ओके, तो ml-3t। ओके, वो उसका डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट kg पर मीटर क्यूब। इट इज़ अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है और मास भी स्केलर है। ओके,
then a liquid is largely incompressible and its density is therefore nearly constant at all pressures. तो liquid majorly 99.99999% क्या होता है, incompressible होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. किसको? लिक्विड्स को. गैसेस को कर सकते हैं बट लिक्विड्स को नहीं कर सकते. तो इसीलिए उसकी डेंसिटी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कांस्टेंट लेते हैं. क्यों कांस्टेंट लेते हैं? क्योंकि कंप्रेस कर सकोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ओके, जैसे ही तुमने कंप्रेस किया तो तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज हो गया तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी. लेकिन हम बोल रहे हैं कि मोस्टली 99.99999% क्या होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है. मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम और मास चेंज नहीं होगा तो फिर रो भी कैसे चेंज होगा? तो रो कांस्टेंट हम ले लेते हैं. ओके, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई हम ओशन वाटर ले ले या फिर हमारे टैप वाटर ले ले, लेकिन सबकी डेंसिटी हम कितने लेते हैं? सो ये भी याद रख लेना, डेंसिटी हम लेते हैं 1000 kg/m³. ओके, तो न्यूमेरिकल में अभी जो प्रेशर की सारी वैल्यू लिखी थी वो, एंड ये जो रो की वैल्यू है दैट वी हैव टू रिमेंबर. शायद गिवन हो शायद ना गिवन हो, लेकिन हमें याद होनी चाहिए. सो वही चीज़ है. नाउ gases on the other hand exhibits a large variation in densities with pressure. सो गैसेज में तो ऑब्वियसली प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा डेंसिटी चेंज होगा. क्यों होगा? क्योंकि गैसेज को तो कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेज कंप्रेस होगा तो फिर उसका डेंसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी. तो इसीलिए अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग डेंसिटी होती है. जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे माउंटेन पे जाते हैं या फिर तुम माउंटेनियरिंग पे जाएंगे या फिर फ्लाइट में जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि हवा पतली हो जाती है. तो हवा पतली हो गई मतलब क्या? उसकी डेंसिटी कम हो गई. क्यों डेंसिटी कम हो गई? डेंसिटी इसलिए कम हुई कि उसका मास जो है वो तो उतना ही है, लेकिन वो उसका वॉल्यूम जो है वो उतना है नहीं. ओके, तो उसका वॉल्यूम उतना नहीं है, दैट मीन्स उसका डेंसिटी है वो भी उतना नहीं है. तो अगर हम प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि अगर इफ़ वी आर मूविंग और सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो एयर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो फिर उसकी इफेक्ट रो पर भी देखने को मिलेगी. तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड. इसीलिए बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होगी. किसकी? गैसेस की. लेकिन लिक्विड के लिए ऐसा नहीं है. मतलब कि तुम से माउंटेन पे से कोई 1 लीटर ऑफ वाटर लेके आओ तो उसकी डेंसिटी हम 1000 लेंगे, और ओशन में से लेके आओ तो उसकी डेंसिटी भी हम कितना लेंगे? 1000 ही लेंगे. लेकिन ओशन पे से तुम 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस लेके आओ, और माउंटेन पे से तुम 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस लेके आओ, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी. क्यों? क्योंकि प्रेशर के साथ वेरी करता है कौन? डेंसिटी ऑफ द गैसेस. क्यों डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वेरी नहीं करता? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड, और गैसेस क्या है? कंप्रेसिबल है. डन. So density of water at 4 degree Celsius is density of water at 4 degree Celsius or say 277 Kelvin is this much 1000 kg/m³. मतलब ये जो मैंने तुम्हें वैल्यू दी वो वैल्यू है कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पे. हमेशा जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए, बोथ द केसेस में डेंसिटी कम होती है. मतलब कि तुम 3 डिग्री सेल्सियस पर गए तो डेंसिटी 1000 से ऐसा समझो कि 999.999 इतनी हो गई. कम तो हुई, ओके, थोड़ी तो थोड़ी, लेकिन कम हुई. ओके, क्यों? क्योंकि तुम टेम्परेचर डाउन किया. अगर तुम 5 डिग्री पे चले गए, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हो, तो भी सपोज ये वैल्यू आ गई. ओके, मतलब दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है. यहाँ लिखा भी होगा शायद. Substance is the relative density. It is dimensionless positive scalar quantity. For example, नहीं लिखा हुआ है तो याद रख लेना. जो डेंसिटी है 1000 kg/m³ हम लेते हैं वाटर की,
दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 से तुम ऊपर जाओगे तो भी डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, और 4 से नीचे जाओगे तो भी डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वाटर में, दैट इज वेरी गुड एट 4 डिग्री सेल्सियस। डन? ओके। सो अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। सो डेंसिटी के जो डायमेंशन लेस स्केलर क्वांटिटी है कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। बट कोई भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? कि that is density of the substance, ratio of density of the substance to the density of the water at 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी हो तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। दोनों में समझ में आया? डेंसिटी मतलब क्या? केजी पर मीटर क्यूब, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। बट रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? जैसे कि मैं बोलूं कि ये 1 लीटर कैरोसिन लेके आ गया, ओके, तो 1 लीटर कैरोसिन लेके आ गया, मतलब कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो हम बोलेंगे कि इसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम है तो 1 लीटर, ओके, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो तो केजी पर मीटर क्यूब, ओके, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन। समझ में आया? तो ये डेंसिटी है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब देखो, मैंने क्या बोला कि 1 लीटर मैंने कैरोसिन लिया, 1 लीटर कैरोसिन, तो 1 लीटर कैरोसिन मतलब क्या? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। तो ये कितना है कैरोसिन? उसका वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ मीटर क्यूब। और उसका मास 1 लीटर कैरोसिन का अगर मैं मास करूँ वेइंग स्केल पे, कितना आएगा, कितना केजी आएगा, तो वो अगर करूँ तो उसका जो रेशियो है, जो आंसर आया सपोज x डिवाइडेड बाई से 10⁻³, ये जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन। ओके, बट व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ, ये जो आंसर आएगा वो, सपोज ये आंसर आया तुम्हारा आंसर 1, तो आंसर 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 1000, तो आंसर 1/1000, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन विथ, तो रिलेशन विथ किसके साथ? रिलेशन वाटर के साथ रिलेशन। तो वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 है, उसके रिस्पेक्ट में किसी की तुम बता रहे हो तो रिलेटिव डेंसिटी, और वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो केजी पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन इट इज ओनली डेंसिटी। दोनों में समझ आया? डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी आ गया? पक्का? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल रिलेट, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कैरोसिन का बताया वैसे यहाँ पे उन्होंने इसका बताया एल्यूमिनियम का। तो देखो फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7। एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 2.7। कैसे? इट्स डेंसिटी इज दिस मच, इसकी डेंसिटी इतनी है, किसकी? एल्यूमिनियम की डेंसिटी इतनी है। डेंसिटी मतलब क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना है? 2.7 इंटू 10⁻³ डेंसिटी, ओके। और रिलेटिव डेंसिटी कैसे ढूंढते हैं? विथ रिलेशन टू द वाटर। तो ये जो है 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये जो 1000 था वैसे ही 1000 कर दिया, तो ये जो मिलेगा मुझे दैट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। तो ये 10⁻³ कट हो गया तो 2.7 आ गया, तो ये रहा 2.7। समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाई 1000, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ये 1000 क्या है? 1000 इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डन? सो डेफिनेशन बोलनी हो तो भी हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डन? The densities of some common fluids are displayed। तो यहाँ पर कॉमन फ्लूइड की डेंसिटी है, देखो वाटर की 10⁻³ सी वाटर, देखो सी वाटर की ज्यादा हो गई, कितनी हो गई? 1.03 हो गई, मतलब कि
1003। वाटर की कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सी वाटर की कितनी है 1003 kg पर मीटर क्यूब। देन मर्क्यूरी की भी गिवन है, देखो मर्क्यूरी की डेंसिटी गिवन है 13.6 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये सारी ही गिवन है। इथाइल अल्कोहल, होल ब्लड, मतलब ब्लड, देखो हमारा ब्लड की भी डेंसिटी गिवन है, तो ब्लड की डेंसिटी हमारे जितनी ही है, मतलब वाटर जितनी ही है ब्लड की डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली मिक्स अप। तो 1.06 है, मतलब ब्लड की डेंसिटी कितनी है 1006। तो वाटर की है 1000 और ब्लड की है 1006, मतलब हैवियर कौन है ब्लड। तो ब्लड हैवियर है, मतलब कि अगर ग्लास में तुमने ब्लड लिया और वाटर लिया तो ब्लड नीचे चला जाएगा और वाटर ऊपर रह जाएगा, जस्ट द केस ओके। देन एयर की भी गिवन है, ऑक्सीजन की गिवन है। देखो एयर की डेंसिटी, एयर मतलब सारे के सारे गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑल द गैसेस, और ऑक्सीजन की कितनी है 1.43। जस्ट इमेजिन ये अगर उल्टा होता ना तो हमारी सरफेस पे, ये और सरफेस पे सिर्फ एयर एयर ही होती और ऑक्सीजन होता थोड़ी हाइट पर, तो हमें ऑक्सीजन लेने के लिए हाइट पे जाना पड़ता, लेकिन ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो नीचे रहेगा और उसके ऊपर जिसकी डेंसिटी कम है वो रहेगा। तो एयर की डेंसिटी कम है तो ऊपर जो गैसेस है वो सारे ऊपर है, जैसे कि CO2, तो CO2 की डेंसिटी कंपैरेटिवली ओके। और बाकी सारे गैसेस ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड और से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल ओके, SOx और NOx सारे ही सारे, तो वो सब की डेंसिटी क्या है हायर है। नहीं तो हम बोलेंगे कि सर व्हीकल के एग्जॉस्ट गैस में, इंडस्ट्रीज के एग्जॉस्ट गैस में कितने सारे हैजार्डियस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, तो क्या हमारी अंदर क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद तुरंत ही उनकी डेंसिटी हायर होती है तो वो ऊपर चले उनकी डेंसिटी लोअर होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, और वो गर्म भी होते हैं, दैट्स वाई अगेन वो ऊपर चले जाते हैं। और ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए नीचे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब गैसेस नीचे रहते हैं। अंडरस्टूड ओके। सो और याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाती है ओके। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज। तो वो याद रखना। समझ में आ गया ओके। सो नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारा पहला वाला एग्जाम्पल 9.1। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, 2 थाई बोन्स फेमर्स, मतलब जो अभी लास्ट चैप्टर में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें ह्यूमन पिरामिड बताया गया था, और वो उल्टा लेटा हुआ था और उसके पैरों पर दूसरे लोग खड़े हुए थे, तो सबका मांस उसके थाई पे आ रहा है, वो न्यूमेरिकल हमने देखा था। तो वैसा ही यहाँ पे है कि 2 थाई बोन्स, मतलब ये जो हमारी थाई है उसके अंदर बोन्स है, वो बोन को ही क्या बोला जाता है, फेमर्स। ऑफ ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ईच मतलब एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको पहले तो कन्वर्ट कर दो, तो 10 इंटू 10⁻²² और 10⁻², दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये अपना सबसे पहले तो एरिया हो गया। देन सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। तो मास है हमारा कितना 40 kg। तो हमारे ये जो बोन है, मतलब कि जैसे हमारा चेस्ट, हमारा स्टमक, हेड, सब कुछ, ये सबका मास किसके ऊपर आएगा, ये थाई बोन्स के ऊपर आएगा, दोनों के ऊपर आएगा। तो ये तो हमने एक का ही एरिया गिना है, तो 2 का एरिया मतलब क्या, एरिया दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक का एरिया है, ईच ऑफ एरिया मतलब एक का एरिया है, तो दोनों का एरिया इतना हो जाएगा, और मास इतना है सपोज हमारी बॉडी का। फिर आगे कहाँ गया, हाँ, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर्स। बस
तो एवरेज प्रेशर पी एवरेज हमें पूछा है, तो हमने तो अभी देखा पी एवरेज इज नथिंग बट फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। तो ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज द वेट फोर्स, तो वेट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वेट हो जाता है हमारा m इंटू जी डिवाइड बाई यूनिट एरिया। तो मास तो हमें पता है 40, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 और 10 लेना हो तो 10 भी ले लो, देन डिवाइडेड बाई ए, तो ए क्या फॉर्मूला, ए की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ ओके। सो दैट्स वाई डायरेक्टली वी विल गेट, ये सब किस में था, मास केजी में था, ये सब कुछ ऐसा यूनिट में हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारा आंसर आएगा इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, सो आंसर क्या आया हमारा 2 इंटू 10⁵। कैसे आएगा 2 इंटू 10⁵? जैसे कि ये 220 40 हो जाएगा ओके, और इसको अप्रोक्सीमेटली 9.8 को उन्होंने 10 लिया है क्या, हाँ यस जी 10 लिया है, तो इसको मैंने ले लिया क्या 10, तो क्या हो गया 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 इंटू 10⁻³ ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 2 0 और ये 3 मतलब कितने हो गए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन, सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं, वैल्यू ही पुट करनी थी, बट यूनिट कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट कि भाई पहले सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एट द सेम टाइम आफ्टर दैट एक ईच ऑफ एरिया बोला है, तो एक का एरिया इतना है, हमारे 2 पाँव है तो 2 थाई बोन्स होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना है, दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? ओके। क्यों? ठीक है, कल करते हैं। ओके, डेरिवेशन तो मतलब प्रूव ही करना है, बट इतना ज़्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, बट वी हैव टू प्रूव दैट जो भी प्रेशर लगता है वो इक्वल हाइट पे इक्वल प्रेशर लगता है, दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, कल करेंगे, कल थोड़ा सा तो जल्दी कर लेंगे, तो चलो ना, वो तो मैं टाइम मैसेज करूँगा, लेकिन फिर टाइम मैसेज करूँ तो आ जाना अराउंड से 3:30 जैसे, ओके।